नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला है। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो को स्टार्ट करके इसको छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि ये कम टाइम में आपको 1 नंबर यहां से मिल सकता है अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्टार्टिंग से स्किप करके भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है, पढ़ाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसेंस। और वही लोगों के अंदर नहीं होता है। वो वीडियो देखते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके चले जाते हैं। बाद में क्या होता है कि जब वही क्वेश्चन आ जाता है तो कहते हैं यार क्वेश्चन आ रहा था लेकिन छूट गया। तो ये मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। लगभग 30 क्वेश्चन में कराऊंगा यहाँ पे प्रैक्टिस। 30 क्वेश्चन क्या है, ये कहने के लिए 30 क्वेश्चन है, पीडीएफ फॉर्म में 30 क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा उनको आप देखेंगे तो लगभग 50 से 70 क्वेश्चन आपका इस सेशन में कंप्लीट होने वाला है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बन सकते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो क्या है कि लगभग कहने के लिए 30-40 क्वेश्चन है, लेकिन लगभग आपका 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। सो आप लोगों से अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे। इसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा कि आप लोग अभी अभी कर लो, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बाद में ज़रूर कर लेना। ओके। सो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, कैपिटल जी की इकाई क्या है? कैपिटल जी, जैसा कि आपको पता है कि इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, आपको पता होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है। कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका जो क्या बोलते हैं इकाई है वो ये है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ये अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और बगल में केजी स्क्वायर पे -2 लिख सकता है। ठीक है, डॉट के फॉर्म में। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे पावर प्लस के फॉर्म में है, और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में भी दे सकता है। तो दोनों चीज़ें दे सकती है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है जी से। जी और जो स्मॉल जी होता है उसमें डिफरेंस क्या है और दोनों चीज़ें क्या होती हैं, और जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो जो स्मॉल जी होता है, जी ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। इसकी जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे जो इनका रिलेशन है वो होता है जी इज इक्वल GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम क्या है? अर्थ का मास है, और आर क्या है? अर्थ की त्रिज्या है। ठीक है। तो ये यहाँ से जो अंकगणितीय क्वेश्चन बनता है साइंस में, वो भी यहाँ से बन जाता है कि कुछ चीज़ें दे देंगी और पूछेगा कि स्मॉल जी कितना होगा, या फिर मास कितना होगा, या फिर आर कितना होगा। थोड़ा बहुत ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन जी इज इक्वल एफ इंटू MM अपॉन आर स्क्वायर जो होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। फिलहाल ये सारी चीज़ें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है, और जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसको मैंने बताना आपको उचित समझा। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन फर्स्ट से ही कंप्लीट कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है आवेग का माप है। आवेग का माप क्या है? आवेग किसका माप है ये पूछ रहा है। आवेग जो है ये भार का माप है। अच्छा, आवेग और संवेग ये दोनों चीज़ें आपने सुनी होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आवेग और संवेग दोनों सदिश राशियां हैं। क्वेश्चन में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कुछ चीज़ें दे देंगी और वो एक ऑप्शन दे देगा आवेग, और पूछेगा इसमें से कौन सी सदिश राशि है और कौन सी नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आवेग और संवेग दोनों ही सदिश राशियाँ हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ ही गया वो चीज़ें जो मैं भी बता रहा था। अदिश राशि कौन सी है? इस टाइप से क्वेश्चन लगभग हमेशा एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में पूछ ही लेता है। तो अदिश राशि कौन सी होती है? अदिश राशि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका जो ऑप्शन जो आंसर है वो लगभग ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशियाँ वही होती हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो उनको सदिश राशियाँ बोलते हैं। सदिश राशियों के एग्जाम्पल और अदिश राशियों के एग्जाम्पल मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। देखिए, सदिश राशियाँ जैसे आवेग हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, विस्थापन हो गया, वेग, बल, त्वरण, ये सब क्या हैं? ये सब सदिश राशियाँ हैं। और अदिश राशियाँ वह होती हैं जैसे ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है। तो इस टाइप की जो राशियाँ होती हैं वो अदिश होती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी लिखने के लिए मेरे पास बस यही चीज़ है। आप देख रहे होंगे ये मोटी सी जो एक पेन मिली हुई है, तो इसमें सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अदिश राशियों में आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल,
बल, त्वरण, ठीक है। त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, भार, आवेग, संवेग, ये सब क्या है? ये सब सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियों में ऊर्जा है, शक्ति है। यहाँ पे लोग जैसे दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सभी को पता है कि ये अदिश राशियाँ होती हैं। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? कन्फ्यूजन होता है ऊर्जा में। ऊर्जा दे देगा तो आप लोग कन्फ्यूज होगे कि यार ये सदिश है कि अदिश है, लेकिन ये अदिश राशि है, ठीक है। इसके बाद में शक्ति भी दे सकता है, शक्ति भी आपकी अदिश राशि है। कोण दे सकता है, कोण भी कभी कभी पूछ लेगा तो आप कन्फ्यूज होगे, यार कोण तो पढ़ा ही नहीं था। तो कोण क्या है? अदिश राशि है, ठीक है। तो इस टाइप से लगभग यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हो कि 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगर आपने इस चीज़ों को फिर से ध्यान से सुन लिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो मैंने जो चीज़ें अभी बोली हैं, आप 20-30 सेकंड पीछे करके फिर से इस चीज़ को एक बार अपने कान में डाल लीजिए, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? अगेन वही चीज़, सदिश राशि कौन सा है? कौन सा हो सकता है सदिश राशि? बताइए आप, फिर देख लीजिए। अभी बताया था ना मैंने, समवेग। समवेग क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? समवेग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखिए यहाँ पे, अदिश एक प्रमात्रा है जिससे परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? अदिश एक प्रमात्रा है, मतलब एक तरह से मात्रक है, प्रमात्रा या फिर जो भी बोल दो, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन और एक चीज़ क्या नहीं होती है? तो दिशा नहीं होती है। ये पता है आपको कि अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। और सदिश राशियों में क्या होता है? दोनों चीज़ें होती है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। यही दोनों में बेसिकली अंतर है। और ये ऑप्शन में भी दे सकता है कि सदिश राशियों में क्या होता है, क्या नहीं होता है, दिशा होता है, परिमाण नहीं होता है। फिर दोनों में दे देगा कि दोनों होता है, फिर दे देगा एक में होता है, एक में नहीं होता है। इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा के वो पूछ सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? देखिए, पृष्ठ तनाव एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे कोई ये बर्तन है आपके पास, तो इसमें जो द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, तो ये यहाँ पे पार्टिकुलर जो साइड लगी होती है यहाँ पे, इस पर जो एक तरह से ये प्रेशर डालता है ना, इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। और ये जो प्रेशर होता है यहाँ पे, ये इसको ऊपर जाने में इसका विरोध करता है। मतलब जो द्रव होता है उसको आगे बढ़ने में जो तनाव महसूस होता है, जैसे आप देखे होंगे कभी कभी जब आप फर्श पे पानी डालते हो तो पानी बहता तो है, लेकिन आगे बढ़ने में उसको थोड़ा सा फ्रैक्शन महसूस होता है। तो वही जो फ्रैक्शन होता है ना, वही पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव आप समझ गए होंगे क्या होता है। और जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो है जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जूल पर मीटर स्क्वायर, ये पृष्ठ तनाव का मात्रक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछ सकता है कि जो पृष्ठ तनाव होता है वो किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव किस एलिमेंट का होता है? एलिमेंट या फिर जो भी आप बोल दो, यौगिक वगैरह। तो इसमें जो मरकरी होती है ना, मरकरी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रेशर डालता है। और सबसे कम पृष्ठ तनाव जो होता है वो बेंजीन और एल्कोहल का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किसका पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? तो बेंजीन का जो पृष्ठ तनाव होता है वो सबसे अधिक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और बेंजीन का नहीं, मरकरी का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है, और बेंजीन का और एल्कोहल का पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये होता है सीजीएस, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बल का जो सीजीएस मात्रक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, आप लोग देखिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, ठीक। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डाइन, ठीक है। जो बल को नापते हैं एमकेएस पद्धति में, उसका तो होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, ओके। सो एसआई में न्यूटन हो गया। एसआई और एमकेएस दोनों लगभग सेम ही है, दोनों सेम है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। एसआई और एमकेएस दोनों सेम होता है, ठीक है। और जो सीजीएस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो आप लोग यहाँ पे सीजीएस में इसको पूछ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सीजीएस में क्या होता है। तो सीजीएस में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कभी कभी, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। कितना होता है? एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाला, कैसे होने वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? अगर ये नॉर्मली मीटर दे के पूछता तो सारे बच्चे बोल देते कि हाँ 10⁻⁻⁶ होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे घुमा दिया क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन क्या घुमाया है कि इसने दे दिया है मिलीमीटर में। अब किलोमीटर में तो देगा नहीं, किलोमीटर में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मिलीमीटर में दे दिया है। अब आप बताइए कि एक माइक्रोन मिलीमीटर में कितने के बराबर होता है? आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए फिर बताइए। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ कितना होता है। 10⁻⁻⁶ जो होता है ये मीटर में होता है, और एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे जब मिलीमीटर दे दिया है तो हम यहाँ पे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा? 10⁻⁻3। ठीक है, और -3 बोले तो ये लगभग सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 0.001 मिलीमीटर होता है। मैंने कैसे होता है ये मैंने बता दिया। ठीक है, अगर समझ में नहीं होगा तो आप लोग बैक करके फिर से देख लीजिएगा, 10-20 सेकंड बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 किलोग्राम, जस्ट 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? बताइए कितना है? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम जो राशि का वजन है वो 9.8 न्यूटन होता है, मतलब किलोग्राम बड़ा होता है न्यूटन से, ध्यान देना। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 जूल बराबर है, 1 जूल कितने के बराबर है? ये क्वेश्चन आया है। क्या होगा? 10⁻7। ठीक है, 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 यानी कि 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻7 अर्ग में 10⁻7 अर्ग मिला के 1 जूल बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, इसमें डाउट बिल्कुल नहीं होना है। एक किलोग्राम राशि का वजन जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है, और 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ओके, सो आगे का क्वेश्चन देखो क्या है। आगे जो क्वेश्चन दिया है यह है, एक अश्व शक्ति किसका एकक है? ठीक है, ये जो अश्व शक्ति होती है, जो हॉर्स पावर हम लोग मेजर करते हैं, ये किस चीज़ का एकक है? हॉर्स पावर किस चीज़ का एकक है? तो ऑब्वियस ही बात है, पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे शक्ति का ये जो हो जाएगा एकक। एकक बोले तो किसकी मात्रा है ना। तो हॉर्स पावर जो है वो शक्ति की मात्रा है। और एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? एक क्वेश्चन ये पूछता है कि एक हॉर्स पावर में, एक एचपी में, ठीक है, एचपी से इंडिकेट करते हैं, तो कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सी लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, सो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, और 746 वाट लगभग जो होता है, एक चीज़ और आप लोग जान लो कि ये लगभग 11,000 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, जो 746 वाट होता है ये 11,000 वोल्ट के बराबर होता है। ओके, और एक चीज़ को मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहूँगा, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि एक हॉर्स पावर में, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा, मैं भी कभी पूछ ले कि एक हॉर्स पावर में कितना सीसी होता है। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में, एक एचपी में 15 सीसी होता है। सीसी क्या होता है आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग बाइक मेजर करते हैं, बाइक लेते हैं, उसका जो इंजन होता है ना, उसको सीसी में मेजर करते हैं। तो एक हॉर्स पावर में 15 सीसी होता है। ठीक है, कितना सीसी होता है एक हॉर्स पावर में? एक हॉर्स पावर में 15 सीसी होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप लोग वर्ष देख के समय मत क्लिक कीजिएगा, समय मत ऑप्शन में मार दीजिएगा बहुत जल्दी में होके। लेकिन ऑब्वियस ये बात है कि सभी को पता होगा, 9th-10th में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और 9th-10th में जब आप पहली बार ये चीज़ देखते हो तो बहुत आपको डाउट होता है कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का इकाई होता है। जब लंबी दूरी नापनी होती है तो हम प्रकाश वर्ष में चीज़ों को मेज़र करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है, एक बार। अब ये बार वो वाला बार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये वाला बार दूसरा वाला बार है। बार जो हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब वगैरह जो होता है ना, तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, बार में इसको मेजर करते हैं। तो एक बार कितने के बराबर होता है? एक बार होता है 10⁵ बार के ये बराबर होता है। ठीक है, और जो दाब वगैरह होता है इसको हम बार में मेज़र करते हैं, और ये 10⁵ पास्कल में मेज़र करते हैं। सॉरी, जो पास्कल है ये पास्कल में इसको मेज़र करते हैं, जो बार होता है इसको पास्कल में मेज़र करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्ति करने की इकाई क्या है?
एंगस्ट्रॉम को जो अब चलो ठीक है, इसको बार बार बोलने में थोड़ा असुविधा मुझे महसूस हो रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। ओके, सो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक अश्वशक्ति, जस्ट मैंने भी आपको बताया था कि जो एक अश्वशक्ति है वो 746 वाट के बराबर होती है। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है, ठीक है। सो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। कोणीय वेग की सही इकाई कौन सी है, तो आप लोग देख के बताइए कोणीय वेग की सही इकाई कौन सी है, क्या हो सकती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, कोणीय वेग, कोणीय और वेग लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है, कोण अगर है तो रेडियन हो गया, और डिवाइड बाई वेग है तो इसको जो है सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। सेकंड में किसी भी स्पीड को हम टाइम में मेजर करते हैं ना, तो आप ऐसे देख लो, लगभग इसका जो है रेडियन अपॉन सेकंड इसका जो मात्रक हो जाएगा, ठीक है। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। ओके, सो कोणीय वेग, अच्छा कोणीय वेग को हम मतलब पाते कहाँ पे, ये चीज़ें होती कहाँ है, तो ये जो सर्कल होता है और यहाँ पे जो कोई एंगल बनाते हुए कोई जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करती है, तो यहाँ पे जो सेंटर होता है, इस चीज़ को हम जैसे यहाँ पे पहले थी, इसके बाद मूव होकर यहाँ पे आ रही है, तो ये जो थीटा बनता है ना, यही होता है कोणीय कोण, और जो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा होता है इसको बोलते हैं वेग। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कोणीय वेग। ऑब्जेक्ट का कोणीय वेग कितना है, मतलब वो वृत्त पे कितने स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोणीय वेग कभी अगर आपको पूछ ले आंकिक क्वेश्चन में कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो रेखीय वेग और कोणीय, रेखीय वेग इक्वल होता है त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, ठीक है। त्रिज्या इंटू कोणीय वेग, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि रेखीय वेग इक्वल होता है त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। रेखीय वेग में क्या होता है, चीज़ें ऑब्जेक्ट जो होता है वो लीनियर फॉर्म में चलती हैं, और कोणीय वेग में वो चीज़ें सर्कल पे चलती हैं, तो सर्कल पे क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो ये त्रिज्या इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगला क्वेश्चन हमारा है कोणीय वेग की विमा क्या होती है। कोणीय वेग की विमा क्या है, आप लोग बताइए। 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का लगभग ये सी सही है, ठीक है। कोणीय वेग की जो विमा है वो सी है। अगला क्वेश्चन हमारा है त्वरण की इकाई त्वरण किसकी इकाई है, त्वरण की इकाई क्या है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि जो त्वरण की इकाई है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर पूछ लेगा तो बहुत सारे बच्चों से ये चीज़ छूट जाएगी, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक पारसेक में लगभग क्या एग्जैक्टली लगभग ये 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। मतलब जो पारसेक है ना, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा 3 गुना, लगभग 3.25 गुना इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा पारसेक होता है। या लो ये कभी क्वेश्चन में दे देगा कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, या फिर कुछ किलोमीटर वगैरह में दे देगा, तो आप लोग पारसेक मार के आइएगा। पारसेक सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परम दाब क्या है। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, परम दाब क्या है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए आप। परम दाब जो है ये गेज दाब प्लस 1 बार, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है परम दाब और चीज़ें क्या है, बट इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, ठीक है। गेज दाब प्लस 1 बार इसका जो है क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि परम दाब है, तो ये चीज़ आप मार के चले आइएगा, ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, एक फेमटो बराबर होता है। एक फेमटो ये होता है 10⁻⁻15। इसको याद कैसे करेंगे, ये फा है, पाफा है ना, तो जैसे पाफा हम लोग बोलते हैं, तो 15 क्या है, इसमें फा आ रहा है और इसमें भी फा आ रहा है, तो ये एक फेमटो 15, ठीक है। आपको ऐसे लर्न करना है, फेमटो और 15, लेकिन ये चीज़ आपको याद करनी है 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये मीटर दे देगा, 10⁻15 किलोमीटर या सेकंड दे देगा, तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लिक करनी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है बताइए भाई, बताइए। डिग्री सेल्सियस है या फिर केल्विन है, क्या है। ताप का एसआई मात्रक जब पूछेगा तो आपको केल्विन पे लगाना है, ठीक है।
SI मात्रक केल्विन होता है, ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में मत मार दीजिएगा। ओके, सो जब CGS वगैरह में पूछेगा तो या फिर जो ठीक है, जब CGS वगैरह में पूछेगा तो आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन जब SI मात्रक पूछेगा तो ये आपका केल्विन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है 24, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ऑब्वियस ही बात है, डेसिबल में, डीबी में मेजर करते हैं ना, तो ध्वनि की तीव्रता हम किस में मेजर करते हैं? डीबी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता ऑब्वियस ही बात है कैंडला का मात्रक है, ये बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता होगा। तो ज्योति तीव्रता जो है ये कैंडला का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का भी हम देख लेते हैं। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में, और ज्योति की तीव्रता जो है उसको हम कैंडला मेजर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, ध्वनि की जो पिच होती है इसका निर्धारण कहाँ से होता है, कैसे होता है? ध्वनि की जो पिच होती है इसका निर्धारण आवृत्ति से होता है। ठीक है, तो जो आवृत्ति होती है इसका जो पिच होता है, पिच क्या होता है? जब ध्वनि मोटा होता है, पतला होता है, जैसे कोई मच्छर बोल रहा है, इसकी ध्वनि जो पिच होती है बहुत हाई होती है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है। और जब बाघ गरजता है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ये कम होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ों को समझना है कि जो पतली आवाज़ निकलती है उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो ये गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? आपको पता होगा, जब एक पतली सी चद्दर जो होती है उसमें से जब हम लेजर पुंज को डालते हैं तो जो गामा किरण होती है वो सीधे निकल जाती है, और जो अल्फा होती है वो ऐसे निकलती है, और जो बीटा होती है वो ऐसे निकलती है। ठीक है, सो जो गामा होती है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये सीधे निकल जाती है। तो जो गामा की स्पीड है ये सबसे अधिक होती है, वही यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक? बताइए आप लोग फटाफट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। फिर से बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगला जो सेशन होगा उसमें मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके कम क्वेश्चन लाऊंगा, तो मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो लंबा भी हो तो आप लोग उसको कवर कर ले जाएं। अभी क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैं हालांकि एक्सप्लेन तो मैं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा फास्ट मूड में हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, मेरा जो टारगेट था उससे ज़्यादा हो रहा है। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। थर्ड क्वेश्चन इज हेनरी इकाई है। हेनरी इकाई, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको कन्फ्यूज कर जाएंगे। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का इकाई होता है। प्रेरकत्व को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हेनरी जो है ये प्रेरकत्व की इकाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलाम होगा, ऑब्वियस ही बात है। विद्युत आवेश जो है जो क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम, है ना, सो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन है? तो H2SO4 जो होता है ये हमारा मूल रसायन होता है। ओके, सो जो मूल रसायन है वो H2SO4 होता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलाक्विनोन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। विटामिन के का जो नाम है वो फिलाक्विनोन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। और सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन सा विटामिन पानी में विलेय है? जल में कौन सा विटामिन विलेय है? आप लोग आंसर में आप लोग जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करके बनाऊंगा कि जो टाइम पीरियड हो वो लगभग 25 मिनट का हो। और अगर ये सेशन अभी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि अभी हम रेलवे का जो अभी ये टारगेट चल रहा है इसको भी लेके चल रहे हैं, और लेखपाल पे हम विशेष फोकस किए हुए हैं। तो अगर आपने लेखपाल का भी फॉर्म डाल रखा है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये चैनल डेडिकेटेड है। लेखपाल के लिए भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। सो रेलवे और लेखपाल को हम लेके चल रहे हैं, जो भी अपडेट वगैरह होता है उसको हम बताते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।